रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनियां बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाने पर 2024-25 तक करीब 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़र। अगर आप भी ओला और उबर से सफ़र करते हैं तो आपकी जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है। कर्नाटक सरकार ने ओला और उबर पर ऑटो रिक्शा राइड पर 5% सुविधा शुल्क और जीएसटी लगाने का निर्देश दिया है। सरकार के इस आदेश पर ड्राइवर्स एंड ऑनर्स एसोसिएशन और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आशंकित हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा की सवारी के लिए सरकार की तरफ से मिनिमम चार्ज 30 रुपये फिक्स है और इसके ऊपर प्रति किलोमीटर किराया 15 रुपये है। अब 5% सुविधा शुल्क और जीएसटी लगाने के फैसले से प्रति किलोमीटर करीब 80 पैसे का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। ऐसे में ओला और उबर जैसी कंपनियां इस खर्च को कैसे उपभोक्ताओं और ऑटो ड्राइवर्स पर डालेंगी, इसी बात को लेकर चिंता गहरा गई है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के लिए नए नियम बनाए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते हैं तब म्यूचुअल फंड हाउस को रिडेम्पशन अमाउंट आपके बैंक खाते में 3 दिन के भीतर क्रेडिट करना होगा। इसके पहले ये समावधि 5 दिन की थी। सेबी ने यह भी कहा कि फंड हाउस को डिविडेंड का भुगतान 7 दिनों के भीतर करना होगा। अगर इसमें देरी होती है तो फंड हाउस को 15% सालाना की दर से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। अगर आप नई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर शायद आपको अच्छी न लगे। भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों के दामों को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि 1 दिसंबर 2022 से उसके सभी मोटरसाइकिल, सभी स्कूटर की कीमत में 1500 रुपये तक का इजाफा होगा। चालू वित्त वर्ष में अब तक हीरो मोटोकॉर्प अपने वाहनों के दामों में 6,000 रुपये पहले ही बढ़ा चुकी है। कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कंपनी ने एक बार फिर दाम बढ़ाने की ये घोषणा की है। हीरो मोटोकॉर्प के बाद अन्य टू व्हीलर कंपनियां भी जल्द ही दाम बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। और ग्लोबल आर्थिक मंदी से आपकी सैलरी पर भी संकट आ सकता है। कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 के लिए पिछले साल की तुलना में कम वेतन वृद्धि करने का प्लान तैयार किया है। डेलॉइट इंडिया की एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक जो कंपनियां जनवरी-दिसंबर परफॉर्मेंस साइकिल को फॉलो करती हैं वो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कम वेतन वृद्धि करेंगी और इसके पीछे मुख्य कारण बढ़ती महंगाई से उत्पन्न चुनौतियां और आर्थिक मंदी की आशंका है। हाल में आई आर्थिक मंदी की खबरों की डर की वजह से युवाओं में इंक्रीमेंट और नई नौकरी का सपना टूटने लगा है। ग्लोबल मंदी की आशंका से दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने छंटनियां शुरू करती हैं और अब नई जॉब की प्रक्रिया को भी धीमा कर दिया गया है। क्या इस बार के बजट में हर तरह के टैक्स में बदलाव हो सकता है? आइए इस पर जानते हैं क्या कहते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। देश में लागू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फिर से बदलाव होने की संभावना है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के साथ ही इनकम टैक्स व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था से और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर कैपिटल गेन टैक्स को ठीक करने की ज़रूरत है और दूसरा सुधार पर्सनल इनकम टैक्स में और तीसरा सुधार टैक्स को सरल बनाने के लिए कोड को दोबारा से लिखे जाने से जुड़ा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि कर सुधारों में हमने थोड़ी यात्रा की है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को ठीक करना बाकी है। भारत के लिए बुरी खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब एक और रेटिंग एजेंसी ने घटा दिया है आर्थिक वृद्धि का अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपना अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। हालांकि उसने ये भी कहा कि घरेलू मजबूत मांग की वजह से अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल आर्थिक सुस्ती का असर कम होगा। इससे पहले एजेंसी ने सितंबर महीने में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने की आशंका जताई थी। महंगाई के बारे में रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ये चालू वित्त वर्ष में औसतन 6.8% रहेगी और इसे काबू में करने के लिए आरबीआई के रेपो रेट मार्च 2023 तक बढ़ाकर 6.25% करने की संभावना है। और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना क्यों है चिंता की बात, आइए जानते हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर शुरू करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे समय में भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा जब भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के फिर शुरू होना चिंता का विषय है, क्योंकि इसका भार मौजूदा करदाताओं पर नहीं बल्कि भावी करदाताओं पर और नागरिकों पर पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। इस योजना को एनडीए सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान करती है। अगर आप निवेश के लिए किसी नए और बेहतर विकल्प की तलाश में हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। देश के लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेज में से एक बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड ने इक्विटी, डेट और गोल्ड ETF में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम बड़ौदा बीएनपी परिवास मल्टी एसेट फंड को लॉन्च किया है। इस फंड का प्रबंधन जितेंद्र श्रीराम और विक्रम पमनानी करेंगे, जिनको इंडस्ट्री का लंबा अनुभव है। इस नए फंड को निफ्टी 500 TRI के 65%, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के 20% और गोल्ड प्राइस का 15% से युक्त एक कस्टमाइज इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य निवेश का 65 से 80% हिस्सा इक्विटी के लिए आवंटन के जरिए लंबी अवधि में कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है। इसके जरिए फिक्स्ड इनकम गोल्ड ETF और रीट्स और इनविट्स यूनिट्स में भी निवेश किया जाएगा। यह NFO 28 नवंबर को खुल चुका है और 12 दिसंबर को बंद होगा। अगर आप अपने रहने या फिर निवेश के लिए नया फ्लैट खोज रहे हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए ही है। आपको 50% डिस्काउंट पर घर खरीदने का मौका मिल रहा है। राजस्थान सरकार अपने 2235 अनसोल्ड अपार्टमेंट को बेचने की कोशिश कर रही है। इन अपार्टमेंट का निर्माण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 10 साल पहले किया था। ग्राहकों की कमी के कारण ये अपार्टमेंट अभी तक नहीं बिक पाए हैं, लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड ने इन अपार्टमेंट की नीलामी 50% डिस्काउंट पर करने का फैसला किया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। जिन घर खरीदारों ने ग्रेटर नोएडा के इको ग्रीन बिल्डटेक प्रोजेक्ट में घर खरीदा है, उन्हें अगले 3 महीने के भीतर फ्लैट की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार के स्वामी फंड से मिली वित्तीय सहायता से सिक्का ग्रुप ने इस फंसे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी ली है। अब चलते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ, जो है शेयर बाजार से जुड़ी हुई। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में तेजी आई। BSE सेंसेक्स 211 अंक चढ़कर अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश जारी रहने के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50 अंक की बढ़त के साथ 18,562 अंक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की इस तेजी ने ग्लोबल मंदी की आहट को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हल्का जरूर कर दिया है। आज की खबरों के सफर को यहीं पर देते हैं विराम। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरह की खबरों को देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, उसे भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और Money9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि ऐसे तमाम कार्यक्रम आप वहाँ पर देख पाएँ। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए गुड नाइट।